आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साइंस का एक मॉक पेपर, सैम्पल पेपर। इसमें जैसा कि आप जानते हैं 3 आवर्स का ये पेपर है हमारा। 3 सेक्शंस कंप्राइज करता है, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो आज हम आपका फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो सेक्शन सी यानी फिजिक्स में आया था। Arnold was making notes and he wrote down the following statements from his understanding of reflection from curved surfaces। तो ये सवाल मैं उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा, सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो आपको इसमें ऑप्शंस देखने थे सारे। ऑप्शंस पढ़ के आपको पता लगाना था कि कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है, यानी कि जो सही बात बोल रहा है, और कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, और उसके बेसिस पे आपको ABCD जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे फर्दर, उनमें से टिक लगाना था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर्स कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। कॉनकेव मिरर जो है आपका, वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। रियल इमेज तो बनाता ही, आप सबको पता है सारे केसेस, और वर्चुअल इमेज का भी एक केस होता है। कौन सा? जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं? फोकस और मिरर के बीच। ठीक है, इस केस में आपका कॉनकेव मिरर क्या वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, परफेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेजेस रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। क्या लग रहा है, क्या सही है गलत है? कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस रियल इन्वर्टेड इमेजेस रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि रियल इमेजेस अभी हमने देखा जब कॉनकेव मिरर बना रहा है, तो और कुछ याद हो ना हो, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर के ऑलमोस्ट ऑपोजिट बिहेव करता है इमेज फॉर्मेशन से। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। ऑपोजिट से मेरा मतलब है कि अगर कॉनकेव मिरर रियल इमेजेस देता है मोस्टली, तो कॉन्वेक्स मिरर आपका वर्चुअल इमेजेस देता है ना। बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है, ये भी आपको पता है। तो ये दोनों ही बातें गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। In both concave and convex mirrors, the image location can be determined using the mirror formula 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u, where f is the focal length, v is the image distance and u is the object distance। बिल्कुल सही बात है। दोनों ही केसेस में, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में, मिरर फॉर्मूला जो होता है वो आप इस्तेमाल करते हैं 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u। परफेक्ट। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। सो इन दिस केस ऑप्शन नंबर 1 and option number 3 are correct। Let's check it out, which option is representing the same फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड। डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको बस थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मिरर्स की। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, लेट्स रीड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो व्हिच एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर अस टू परसीव द डे स्काई एज ब्लू। जब हम दिन में देखते हैं स्काई को, तो इट अपीयर्स टू बी ब्लू। व्हेन आई से अपीयर्स टू बी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली में नहीं होता। It appears to be blue because आपको लगता है कि वो ब्लू है ना। रीजन उसका जानना चाहते हैं आपसे, ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। As sunlight passes through the atmosphere, shorter wavelengths such as blue are scattered more than the other colors। बिल्कुल सही बात है। रेलीज एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा हुआ है, स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगी, और ज्यादा स्कैटरिंग होगी तो आपको वो कलर आप परसीव करने में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर आप ज्यादा परसीव करने को मिलेगा तो वो कलर आपको डोमिनेटली दिखेगा, और आपको अज्यूम होगा, आपको अपीयर होगा आपका स्काई उसी कलर का। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। वैसे तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी हमें पढ़ना चाहिए। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली। बिल्कुल गलत, यहीं पे गलत हो गया। ये सारे कलर्स का जो वेवलेंथ होता है, ये आपने पढ़ा होगा स्कैटरिंग में, कि व्हाइट लाइट स्कैटर होती है अपने कॉम्पोनेंट्स में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, है ना। ये बात आपको पता होगा। विबग्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन सब कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स की वेवलेंथ्स अलग अलग होती है, तो इन सब की स्कैटरिंग सेम नहीं हो सकती। ठीक है, दे डू नॉट स्कैटर इक्वली। ठीक है, सबकी इंटेंसिटीज भी अलग होती हैं और वेवलेंथ्स भी अलग होती हैं, तो जो बेंडिंग होती है वो भी अलग होती है। ठीक है, तो अलग अलग एंगल पे बैंड होते हैं, तो स्कैटर्ड इक्वली गलत लिखा हुआ है। तो ये आगे चल सकते हैं हम इसको स्केप सीधे आंसर करते हुए कि ये गलत स्टेटमेंट है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ्स लाइक रेड एंड ऑरेंज स्कैटरिंग मोर देन शॉर्टर वेवलेंथ्स मेकिंग ब्लू स्टैंड आउट मोर। ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ, अब ब्लू कलर
आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है रेड की। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसकी वेवलेंथ जो होती है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं हम वेवलेंथ को, वो सबसे ज्यादा होती है। और यहां से लेफ्ट साइड आते वक्त वेवलेंथ आपकी डिक्रीज होती है। कहने का मतलब रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वॉयलेट की वेवलेंथ इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे कम है। तो अगर आप सी स्टेटमेंट को पढ़े तो ये क्लियरली गलत बात बोल रहा है, क्योंकि ब्लू आपका रेड के तो लेफ्ट साइड में ही आता है। तो दैट्स व्हाई द सी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। परफेक्ट। लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ब्लू कलर्ड पार्टिकल्स दैट गिव द स्काई इट्स ब्लू अपीयरेंस। बिल्कुल गलत बात है, स्कैटरिंग की बात हो रही है यहाँ पे, और रीजनिंग भी हमारी स्कैटरिंग पे ही बेस्ड है। जो कॉन्सेप्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, उस पे बेस्ड है। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक सवाल इसमें आता है कि हमें ब्लू ही क्यों दिखती है सर? ये कॉमन डाउट है आप लोगों का, जल्दी से हम क्लियर कर देते हैं इसको। सर वॉयलेट का भी तो कम वेवलेंथ है सर, शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स, देन व्हाई ब्लू? द आंसर शुड बी वॉयलेट रादर। कॉन्सेप्ट सही है, रीजनिंग भी सही है, लेकिन एक और रीजन होता है, केवल वेवलेंथ ही एकमात्र फैक्टर नहीं है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। ये आपकी जो आईज होती हैं वो इस तरह से बनी है ह्यूमन आईज कि वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो उसका परसीव करने का जो इंटेंसिटी है ब्लू का वो ज्यादा है वॉयलेट से, और इंडिगो से भी फॉर दैट मैटर। या फिर आप एक और रीजन दे सकते हैं कि ब्लू ज्यादा एक तरह से प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होती है। तो प्रोपोर्शन भी सबके अलग अलग होते हैं, ये बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप बाद में जो बड़ी क्लासेस है उनमें जान सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि अगर वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा है, इसलिए आपको ब्लू कलर प्रीडोमिनेंटली दिखता है, स्काई आपको ब्लू अपीयर होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन में असर्शन और रीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन बनाने आने चाहिए, आपको आना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं इनको। ये सारे जो ऑप्शंस हैं आई होप आपको पता होगा कि इनके बेसिस पे आपको इनमें से एक टिक करना होता है क्वेश्चन के बेसिस पे, ठीक है। तो असर्शन पढ़ते हैं हम सबसे पहले। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों सेम है। द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी। इमेज विल नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी। अब आपको बात किसकी हो रही है? कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। ऐसा कुछ दिखता है कॉन्वेक्स मिरर। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 26 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है और आपको फोकल लेंथ भी दे रखी है। तो अगर आपको इमेज की डिस्टेंस निकालनी है जो कि आपसे क्लेम किया गया है कि इंफिनिटी पे होगी, तो आप मिरर फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। वन बाई एफ शुड बी इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यानी कि अगर आपको v निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो आप 1/u को भेज सकते हैं लेफ्ट साइड में। इसको हम हटा देते हैं। ये आपका बन जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो f होता है वो क्या होता है? नेगेटिव, राइट। और आपका जो पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो कर्वेचर होता है वो राइट साइड में एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से आपका जो फोकस होगा, जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। और आपका पता है कि इमेज डिस्टेंस u जो आप लेते हैं वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो आपका u तो हो जाएगा -26 सेंटीमीटर, और आपका f जो है फोकल लेंथ वो क्या हो जाएगा? 26 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये वैल्यूज जब आप यहां पे पुट करेंगे, ये वैल्यूज को जब आप यहां पे पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 1/v इक्वल्स टू 1/f। 1/f की जगह क्या रखेंगे? 1/26 माइनस 1/u, यानी कि माइनस ऑफ -1/26, 1/-26। तो क्लियरली आप देख सकते हैं माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे।
तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिखता हूँ 1/v क्या हो जाएगा आपका 1/26 प्लस 1/26। अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 26 कॉमन लेके आप लिख सकते हैं 2/26, 1 + 1 which is nothing but v equals to 26/2 which is 13 सेंटीमीटर आपका इमेज डिस्टेंस आएगा। अब आप जानते हैं कि इमेज डिस्टेंस जो है ये 13 सेंटीमीटर प्लस का आया है, इसका मतलब क्या है कि बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज बनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। कैसे हुआ है सर सॉल्व? सवाल बोल रहा था कि आपकी इमेज जो है विल नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी, तो बिल्कुल सही बोल रहा है आपका असर्शन कि इमेज इंफिनिटी पे नहीं बनेगी सर। क्यों नहीं? क्योंकि 13 सेंटीमीटर पे बन रही है वो तो बिहाइंड द मिरर, राइट? देन असर्शन इज डेफिनेटली ट्रू। अब रीजन क्या बोल रहा है वो पढ़ते हैं। फॉर अबव गिवन सिस्टम द इक्वेशन दिस गिव्स v इक्वल्स टू इंफिनिटी, कंप्लीटली इनकरेक्ट। अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया होता तो शायद आप इस पे फंबल कर सकते थे, पर जब आपने इसको सॉल्व कर लिया है, इमेज डिस्टेंस आपने निकाल लिया है, तो अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है ये गलत हो जाएगा। तो आपका असर्शन करेक्ट है, रीजन आपका इनकरेक्ट है बच्चों, ठीक है? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक केस, एक डायग्राम, एक रेक्टेंगुलर सा आपको यहाँ पे बनाया हुआ एक स्लैब, या आप बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर स्लैब नहीं, आपके लिए बनाया हुआ एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे फिगर, और आपको बोला हुआ है कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। आपको बताया नहीं कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, बट इसकी कुछ रे डायग्राम्स देके आपको ये चाहते हैं कि आप फिगर आउट करें, ठीक है? द अबव इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ी साइज का है, बिगर साइज का है, और जो इमेज है वो छोटी साइज का है। ये पहली चीज। हाइट ऑफ इमेज इज लेसर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें पहली चीज पता चली इस डायग्राम को देख के। इससे पहले कि मैं सवाल की तरफ बढ़ूं, ये कुछ डिडक्शंस हैं जो आपको सवाल देखते ही सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन देखो और ये डिडक्शंस को साइड में लिख लो। दैट्स हाउ यू नीड टू सॉल्व अ क्वेश्चन, ओके? स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स, whenever you are solving numerical, just try to write down all the details that you are getting from the diagram or the problem. एक और चीज मुझे पता चल रही है यहाँ पे क्लियरली कि मेरी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रही है, ठीक है? इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ बन रही है, तो मैं कुछ केसेस एलिमिनेट कर सकता हूं, ओके? लेकिन अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुआ है कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। एक और चीज मुझे देखनी पड़ेगी। मुझे दिखा कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, वो भी बिहाइंड द इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे एकदम से याद आया, मैंने पढ़ा था, सर आपने ही पढ़ाया था कि सर लेंसेज ऐसा करते हैं। अब कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में कौन सा लेंस होता है जो डाइवर्जिंग होता है? सर कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्ज करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहला सवाल हमने पढ़ा, जो आपका सिमेट्रिकली एज अ रेक्टेंगल ये इंस्ट्रूमेंट जो बनाया हुआ है इन द इमेज, ये कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो सिंस ये डाइवर्ज कर रहा है आपकी लाइट रेज को, और आपका जो इमेज का हाइट है वो कम भी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो आपका ये कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट वाला। द आंसर इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द कॉनकेव लेंस। बहुत बढ़िया। अगला सवाल पढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस? पहला सवाल तो हमने बता दिया कि सर ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस से रे डायग्राम बनाया गया है, और कॉनकेव लेंस से हम डील कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। चलिए बहुत बढ़िया। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस? अब आपको पता है कि अगर लेंस के राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड अगर इमेज बने तो वो कौन सी इमेज होती है? क्या वो रियल होगी, क्या वो वर्चुअल होगी, क्या वो इरेक्ट होगी, क्या वो इन्वर्टेड होगी? सब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आपकी ये इन्वर्टेड इमेज तो नहीं है। और अगर आपके लेंस के लेफ्ट साइड में बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। अगर राइट साइड में बनी होती, ऑब्जेक्ट बीइंग लेफ्ट साइड एंड इमेज बीइंग राइट साइड ऑफ द लेंस, then it could have been termed as a real image. But in this case, since the image is at the same side of the object, we can safely say that it is a virtual image. Perfect. आखिरी पार्ट सॉल्व करते हैं इसका जल्दी से। Based on the measurements given in the image, calculate the focal length of the instrument. Now that you clearly have understood that it's a concave lens which is forming a virtual image at the left side, you can safely use all the required data to calculate the
फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जल्दी से रब कर देते हैं सारी डिटेलिंग को ताकि हम समझ पाए कि आपका ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, जहां से लाइट रेज इनिशिएट होती हैं, वो है 20 सेंटीमीटर पे। आपको पता है कि आपको u माइनस में लेना होता है। आपका जो इमेज डिस्टेंस है v, वो है आपका 10 सेंटीमीटर पे। अब सिंस ये भी सेम साइड है तो आप इसको माइनस में लेंगे प्लस में लेंगे, बताइए। ये बात आपको सबको क्लियर होनी चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको, ठीक है। आपको इसको किस में लेना है, नेगेटिव में, जब तक आपका लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मिरर और लेंस। आपका जो साइन कन्वेंशन है आपको क्या बोलता है, लेफ्ट साइड होने वाली चीजों को आप नेगेटिव लेते हैं, राइट साइड वाली को आप पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर साइड वाली को, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली चीजों को आप लेते हैं पॉजिटिव, और नीचे वाली यानी इन्वर्टेड इमेजेस जनरली जो रहती हैं उनको हम लेते हैं नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम जो आती है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में, वो आती है साइन कन्वेंशन डिड्यूस करने में। सो बी वेरी क्लियर ऑन द साइन कन्वेंशन पार्ट। परफेक्ट, let's solve this one. Calculate the focal length of the instrument. बहुत इजी है। अब तो आपको सब पता चल गया है, आपका u पता चल गया है। आपको कितना है u is -20 सेंटीमीटर, v is -10 सेंटीमीटर। रीजन क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्योंकि नेगेटिव होगा, कॉन्केव लेंस से लिया हुआ है लेफ्ट साइड में, और इमेज भी आपका सेम साइड बन रहा है तो वो भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो u इक्वल्स टू आ गया -20 and v equals to आ गया -10 सेंटीमीटर। Now you can safely apply the lens formula, not mirror formula, lens formula. Be very careful on this. Okay? What is the lens formula? It's nothing but 1 by f needs to be equals to 1 by v minus 1 by u. प्लस आता है आपके मिरर फॉर्मूला में और नेगेटिव साइन आता है आपका लेंस फॉर्मूला में। बहुत बढ़िया। इस फॉर्मूले में आपको बस पुट करना है अब ये वैल्यूज। तो पुट कीजिए भाई, v की जगह रख दिया आपने -10, u की जगह रख दिया आपने -20। इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव साइन तो प्लस हो जाएगा आपका, और ये नेगेटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका LCM 20, ऊपर आ गया -2 + 1 दैट इज -1/20, या फिर फोकल लेंथ आ गई आपकी -20 सेंटीमीटर। चेक करने का तरीका आप लोगों को शायद ये बताया होगा, आप लोगों को पता भी होगा कि कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमको कंफर्म हो गया that since our lens was concave lens, the answer is absolutely correct. -20 सेंटीमीटर, it is coming out as a negative value. Perfect. आगे चलते हैं। कॉन्सेप्चुअली अगर हम सवाल को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर जो है, जो सोल्यूशन हमारा हमने निकाला है, वो सही आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे बढ़िए, कॉन्सेप्चुअली बढ़िए। परफेक्ट। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। अब अगला सवाल बोल रहा है कि एक सर्किट डायग्राम है आपके पास, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है, उसमें आपको बताना है कुछ चीजों के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक ग्लांस पे देखेंगे डायग्राम को। जब भी आपको किसी भी प्रकार का एक सिमेट्रिक डायग्राम दिया जाएगा तो आप उस डायग्राम को एक ऐसे ग्लांस से देखिए कि आपको उसके बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन सी चीजें जो आप जानते हैं और कौन कौन सी चीजें जो आप उससे डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रे डायग्राम सॉल्व किया, तो हमने उससे डिड्यूस की कुछ चीजें कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है, जो आपकी रेज है वो डाइवर्ज हो रही है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो ये कुछ चीजें अगर आप साइड में नोट करेंगे तो आपकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेसिंग है वो जल्दी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, सर्किट के बेस पे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे। Find out the following in the electric circuit given in the figure. Effective resistance of two 8 ohm resistors in the combination. बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो 8 ओम के दो रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जानने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको कि सर पैरेलल में है दोनों, लेकिन कुछ केसेस में आपको बड़ी दिक्कत आती है समझने में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन है। हम डिस्कस भी करेंगे आज एक क्वेश्चन उस प्रकार का, लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा समझना अगर आप इस चीज को ऐसे समझें कि दो रजिस्टर जो हैं अगर वो कॉमन नोड्स शेयर करते हैं, जैसे कि ये 8 ओम वाला रजिस्टर भी एक कॉमन सी नोड शेयर कर रहा है और ये 8 ओम वाला रजिस्टर भी एक कॉमन
सी नोड शेयर कर रहा है, और इनके जो दूसरे वाले पार्ट है अदर एंड, वो भी एक कॉमन नोड शेयर करने चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरीका है, इट्स अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट इफ टू रजिस्टर्स आर इन पैरेलल और नॉट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा, बहुत इजी है। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, एक क्विक फॉर्मूला ये, अदरवाइज आप जानते हैं 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता है फॉर्मूला, उसी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है ये। तो इसको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली कैलकुलेट करने में। 8 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8, दिस विल बी 64 डिवाइडेड बाई 16 विच इज नथिंग बट 4 ओम। सो आपका इक्विवेलेंट का आंसर कितना आ गया? 4 ओम। बहुत बढ़िया, काफी इजी सवाल है सर। करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम वाला रजिस्टर कहाँ है भाई? देखिए 8 ओम 8 ओम और ये 4 ओम। 4 ओम आपका कनेक्टेड है सीरीज में इन द सर्किट, और 8 ओम आपके दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे। तो 4 ओम वाले का आपको बताना है करंट। बहुत इजी है। करंट फ्लोइंग क्या होता है भाई? आप लोगों को जो सबसे यूज आने वाला जो लॉ है, हमने डिस्कस भी किया था, वो है ओम्स लॉ। इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इजी भी बहुत है याद रखने के लिए और एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो V इक्वल्स टू IR हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर रजिस्टर में। इसमें हमें निकालना है क्या? करंट। क्या हो जाएगा भाई? पोटेंशियल ड्रॉप इस पे कितना है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप है 8, आपका 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया। इसको हम सॉल्व करके आपके लिए रखे हुए हैं। ये आपका हो जाएगा 8 अपॉन 4 प्लस 4, ये आपका टोटल करंट आ जाएगा आपके रजिस्टर में। करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर। ठीक है, टोटल आपका करंट आ जाएगा। अच्छा, 4 ओम वाले रजिस्टर में अगर आप देखें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ओके अगर आप देखिए ध्यान से कि हमें सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? आपका जो सर्किट है उसमें 4 ओम वाला रजिस्टर तो कनेक्टेड है सीरीज में, और 8 ओम और 8 ओम वाले कनेक्टेड है आपके पैरेलल में। तो आपको अगर निकालना है करंट फ्लोइंग इन द 4 ओम रजिस्टर, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो तो है 8 वोल्ट का, बैटरी आपको 8 वोल्ट का जो है वोल्टेज सप्लाई कर रही है, और आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 प्लस 4। कैसे आया सर ये 4 प्लस 4? आपका 4 ओम तो कनेक्टेड था ऑलरेडी सीरीज में, और आपका 8 ओम और 8 ओम मिलके बन गया था 4 ओम, जो भी इक्विवेलेंट इसका कैसा बन जाएगा? 4 ओम। तो फिर ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। यहां से 4 ओम गया, और यहां पे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4 ओम, जो कि आपने दो पैरेलल रजिस्टर को सॉल्व करके निकाला है रजिस्टर्स को। तो अब आप देख सकते हैं कि अब दोनों सीरीज में होने की वजह से इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 8 ओम, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर लेंगे करंट निकालने के लिए सर्किट में, विच इज 8 अपॉन 4 प्लस 4, विच इज 1 एम्पियर इज योर करेक्ट आंसर। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी हमें करंट निकालना है सर्किट में, तो आपको R इक्विवेलेंट पहले निकालना है, क्योंकि आपका जो करंट है वो आपके सारे रजिस्टर्स में इक्वली फ्लो करेगा अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये बात आपको पता होगी। तो उसके लिए आपको पहले पूरा R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तब आप जाके बता सकते हैं कि किसी रजिस्टर में जो सीरीज में कनेक्टेड है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इसका और वाला ऑप्शन करते हैं बच्चों। ठीक है, या तो आप वो कर सकते थे या ये कर सकते थे, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक नया सर्किट है आपके लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं 24 और 24 दो कनेक्टेड है आपके रजिस्टर्स पैरेलल में। उससे एक एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या करता है? करंट को रीड करता है, कितना करंट है बताता है सर्किट में। सीरीज में इसको लगाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे वोल्ट मीटर जो होता है वो हम पैरेलल में लगाते हैं रजिस्टर पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्दर कनेक्टेड टू 12 ओम रजिस्टर इन सीरीज एज यू कैन सी, एंड देयर इज वन मोर एमीटर, एंड देन connected to the switch, and then furthermore connected to the battery of 6 volt। बहुत बढ़िया। सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। करंट इन 12 ओम रजिस्टर, इस वाले रजिस्टर में करंट पूछना चाह रहा है। बिल्कुल सिमिलर सवाल जो अभी सॉल्व किया हमने। अगर रजिस्टर आपका सीरीज में कनेक्टेड है तो उसमें करंट फ्लो निकालने के लिए आपको पहले R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा।
आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दोनों रजिस्टर सेम अमाउंट के, सेम वैल्यू के होते हैं तो आपको उसका आधा कर देना होता है। ये आपकी एक ट्रिक भी मान सकते हैं आप, इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं आप। इसमें कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं, समझना इसको, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी देखा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 8 ओम के रजिस्टर जब हमने सॉल्व किए तो आंसर आया 4 ओम, यानी कि किसी भी एक रजिस्टर का आधा, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ if two resistor are connected in parallel and if they holds the same value। ठीक है, ये कोई रूल लॉ नहीं है, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा, बहुत इजी समझना इसको, ठीक है। तो आप इसको देखिए, 24 और 24 ओम आपका है ये कनेक्टेड पैरेलल में। इफ यू विल सॉल्व दिस R1 R2 ओपन R1 प्लस R2 तो भी आपका सेम आंसर आएगा, वरना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अब इस जो हमने डिस्कस किया उस मेथड से कि इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, 12 ओम। 24 का आधा कितना होता है, 24 डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट 12 ohms। Perfect. Now if this 12 ohm and this 12 ohm will be connected in a series, then the R equivalent could be easily calculated. They can be calculated easily. It is nothing but 12 ohm plus 12 ohm। सीरीज कनेक्शन में हमें पता है कि हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, R1 plus R2। So this will be equivalent to 24 ohms। R equivalent will be 24 ohms। बहुत बढ़िया। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 24 ohms। दिस विल बी टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। आपका फर्स्ट वाला जो आया 12 आया और दूसरे के साथ वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो आ गया आपका 24 ओम। ना आपको करंट निकालना है, करंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। जो करंट निकल रहा है यहाँ से, करंट जो ड्रॉ कर रहा है आपका बैटरी से, वो आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट कितना है बच्चों, 24। The answer will be 1/4। 1/4 1/4 is nothing but 0.25 एम्पियर। 1/4 एम्पियर या फिर 0.25 एम्पियर आपका क्या आ जाएगा आंसर। काफी इजी सवाल, काफी इजी क्वेश्चन। सारे कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ एमीटर A1 एंड A2 इफ एनी। डिफरेंस इन द रीडिंग्स, A1 भी आपका सीरीज में कनेक्टेड है, A2 भी आपका सीरीज में कनेक्टेड है, जैसा कि हम करते भी हैं मीटर को कनेक्ट सीरीज में। उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। एक सवाल इस पे भी बनता है कि भाई क्यों आपको एमीटर को सीरीज में ही कनेक्ट करना है, आपको पैरेलल में कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डिफरेंस जो एमीटर है A1 और A2 में रीडिंग में, वो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। दे बोथ विल बी रिकॉर्डिंग सिंस बीइंग प्रेजेंट इन द सीरीज, they both will be recording the same amount of current which is nothing but 0.25 ampere। so the answer will be same readings of A1 and A2। perfect, काफी इजी सवाल था। आगे चलते हैं, इसका और पार्ट करते हैं, बी ऑप्शन का और पार्ट। A copper wire is length L equals to 2 meter and cross sectional area of 0.5 millimeter square। A resistivity rho 1.7 into 10 की पावर -8 ओम मीटर में दिया हुआ है। आपको बताना है रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर made of the same material whose length is twice the length of the wire but has the same cross sectional area। क्या किया है क्वेश्चन में, आपको एक वायर दिया है और उस वायर के डायमेंशंस में चेंज किया है और फिर चेंज करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप बताइए कि रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है या जो रिलेशनशिप होता है या उसकी डिपेंडेंसी होती है वो किस किस पे होती है, रेजिस्टिविटी यानी कि रो, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। फॉर्मूला बन जाता है रो L by A, R equals to रो L by A। इट्स अ वेरी पॉपुलर फॉर्मूला, यू शुड नो दिस फॉर्मूला, क्योंकि बहुत ही इजी भी है याद रखना इसको और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। R equals to रो L by A लगाते हैं। रो की वैल्यू आपको दी हुई है सवाल में 1.7 into 10 की पावर -8 ओम मीटर। इसका यूनिट भी याद रखना है, क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। अगर यूनिट में दिक्कत आती है तो आपको ये याद रखना है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट निकाल सकते हैं और अगर आपको यूनिट पता है तो आप फॉर्मूला भी गेस कर सकते हैं। गेस कर सकते हैं मैंने बोला है, लेकिन आपको ये बात अभी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, बड़ी क्लासेस में आपको ये लगेगी। लेकिन हाँ, इफ यू नो द फॉर्मूला देन यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट द यूनिट्स। ठीक है,
अगर आप कभी फंस जाएं तो ये उस वक्त की बात है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आपको यूनिट्स या कोई भी चीज याद नहीं रखनी चाहिए, आपको रखनी चाहिए। पर अगर आपने भूल गए आप पेपर में, या आपको एकदम से याद नहीं आया, तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, रजिस्टिविटी की यूनिट निकालने के लिए हम बाकी सब चीजों को एक तरफ रख देंगे, विच इज नथिंग बट आर इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। तो आर तो हो गया आपका ओम, एरिया हो गया आपका, यूनिट क्या हो गया एरिया का, मीटर स्क्वायर सर, और लेंथ का मीटर होता है मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओम मीटर। ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग दिस ऑलरेडी, बट ये एक तरीका है जिससे कि आप और भी चीजों की यूनिट जो है वो एकदम से निकाल सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एग्जाम में अगर आप भूल जाए तो, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। आगे चलते, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। वेरी कॉमन पॉइंट ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स, यूनिट्स एज वी वर डिस्कसिंग। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि लेंथ दे रखी है मीटर में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। वाई? बिकॉज 1 मीटर इज अपेरेंटली इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर। सो इट बिकम्स 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है एरिया की वजह से, तो ये हो जाएगा -6 मीटर स्क्वायर। परफेक्ट, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, इनिशियल रेजिस्टेंस की। इनिशियल रेजिस्टेंस क्यों बोला है? क्योंकि सवाल में दो केसेस थे, एक वो रेजिस्टेंस जब आपने लेंथ में चेंज नहीं किया है, डायमेंशन में चेंज नहीं किया है, और दूसरा केस जिसमें आपने डायमेंशन में चेंज किया है। तो इसलिए हम पहले वाले को R1 बोल रहे हैं, सेकंड वाले को हम R2 बोल देंगे, और दोनों को कैलकुलेट करते हैं। R1 निकाला, रो L बाय सारी वैल्यूज पुट करी एज इट इज, तो R1 आपका निकल के आया बच्चों 0.068 ओम, 0.068 ओम। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेप 2, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस R2 एंड लेंथ 4 मीटर, डबल लेंथ। पहले हमारी लेंथ कितनी थी बच्चों? 2 मीटर्स। हमने क्या किया, डायमेंशन में चेंज कर दिया। चलो गेस करो, क्या डायमेंशन चेंज किया, लेंथ बढ़ाई या कम कर रही होती तो रेजिस्टेंस में बदलाव आएगा? विल रेजिस्टेंस चेंज और नॉट? वेल, फॉर्मूला सेज इट विल चेंज, राइट? इफ यू आर कीपिंग अदर पैरामीटर्स एज कांस्टेंट, so it is very basic thing to say that it will change, right? And also it depends on length, area and resistivity as well, and temperature as well. You must be knowing that. ठीक है, तो ये डेफिनेटली चेंज होगा क्योंकि आपने लेंथ बढ़ा दी है। रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस हो जाएगा रो मल्टीप्लाई बाय 2L डिवाइडेड बाय A, नथिंग बट 0.136 ओम। दिस विल बी योर आंसर फॉर द प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। 35th क्वेश्चन, the above image shows a corrective measure for a particular defect of vision. Identify the defect of vision and state what kind of lens is used to correct this deficiency. जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक करेक्टिव मेजर दिया हुआ है। किस चीज का? डिफेक्ट ऑफ विजन का। तो आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा आए वाले कि आपकी कुछ डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए सब बच्चों। क्या क्या होते हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। तो ये सारे आपको अगर थोरोली पता है, सारे याद हैं आपको, या आपने पढ़े हुए हैं, तो आप इस प्रकार के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपके पास दो तरीके हैं। ओके, देयर आर टू वेज इन विच यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। विल डिस्कस बोथ ऑफ देम। फर्स्ट वन इज सेइंग आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डेफिशिएंसी। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार का डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसकी बात हो रही है इस डायग्राम। और इसके लिए हम दो तरीके अपनाएंगे। या तो आपको ये पता हो कि ये लेंस कौन सा है और ये कहां यूज होता है, पहला तरीका। अब ये लेंस देख के आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप पहले थ्योरी रिवाइज कीजिए अच्छे से क्वेश्चन लगाने से पहले। तो ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। अब ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस कहां यूज होता है सर, कौन से डिफेक्ट ऑफ विजन में यूज होता है, तो आप अपना आंसर जल्दी से दे सकते हैं। जो क्वेश्चन है आपसे वो यही पूछना चाह रहा है, क्योंकि कि कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है ये आपको बताना है और कौन सा लेंस यूज होता है। तो लेंस कौन सा यूज होता है ये तो क्वेश्चन ने डायग्राम में दे दिया, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। और डिफेक्ट ऑफ विजन आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस जिसमें करेक्शन यूज होता है, तो आप उस तरह से बता सकते हैं। या फिर आपको डायग्राम देख के बताना है, दूसरा तरीका, कि आप कौन सा डिफेक्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। एक डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है करेक्शन का
सॉरी ये आपका डायग्राम है एक हाइपरमेट्रोपिक आई का। तो आपने सही गेस किया बिल्कुल, हाइपरमेट्रोपिया जो है वो डिफेक्ट ऑफ विजन है जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है, जिसके करेक्शन के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्यों करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया इज द डेफिशिएंसी इन विजन एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। एंड दिस डेफिशिएंसी व्हाट हैपेंस बच्चों, आपका जो नियर पॉइंट है वो दूर शिफ्ट हो जाता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर जनरली, ठीक है, दूर शिफ्ट हो जाता है। तो आपका जो इमेज है, दूर शिफ्ट होने से मेरा मतलब कि आपका जो इमेज है जो रेटिना पे नहीं बन के उसके पीछे बनता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिफेक्ट, बिकॉज आप चाहेंगे कि एक प्रॉपर क्लियर इमेज अगर आपको देखनी है, आप ऑब्टेन करनी है अगर आपको, तो आपकी रेटिना पे बननी चाहिए, आपकी जो रेज है वो मिलनी चाहिए रेटिना पे। जब तक वो रेटिना पे मिलेंगी तब तक आपको साफ दिखेगा अपना ऑब्जेक्ट, अदरवाइज आपको ब्लरी दिखेगा, राइट। तो आपको इसको चेंज करना है, आपको इसको करेक्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम कॉमन सेंस लगाएं थोड़ा सा इस डायग्राम के थ्रू, कि आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। अच्छा सर, कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग होता है सर, हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देता है लाइट रेज को, है ना। तो अगर किसी चीज को कन्वर्ज करना पड़ रहा है, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि करेक्टिव मेजर है ये, है ना, हमने करेक्शन के लिए यूज किया है। तो अगर किसी चीज को कन्वर्ज करना पड़ रहा है तो वो ऑलरेडी दूर होगी यानी यहां पे कहीं बन रही होगी, जो कि हमने आपको इसको डायग्राम में भी समझाया, ठीक है, कि ऑलरेडी ये यहाँ पे दूर बन रही थी, बिहाइंड द रेटिना बन रही थी। तो इसको आपने क्या किया, कन्वर्ज करके यहां पे लाना चाहा, तो उसके लिए आपको कौन सा लेंस यूज करना पड़ा, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये एक तरीका था बच्चों पता करने का कि ये हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट की बात हो रही है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। एक तरीका कौन सा हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस आपने आइडेंटिफाई किया और आपने सीधे बोल दिया कि हाँ कॉन्वेक्स लेंस तो सर हमको याद था, हाइपरमेट्रोपिया में यूज होता है करेक्ट करने में उसको, तो आंसर हमने उससे दे दिया। या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कॉन्वेक्स लेंस लगा के कन्वर्ज करना पड़ रहा है तो यानी कि आपकी जो इमेज है वो पीछे बन रही होगी, और ऐसा कब होता है, जब आपका जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाए, विच इज इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर वे टू आंसर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड आपको बोल रहा है ड्रॉ अ लेबल एंड अ रे डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन द अबव केस बिफोर। ये आपने कर लिया है, ये आपको जो बताया हुआ है मैंने रे डायग्राम, ये आपने बना लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अ स्टूडेंट नीड्स टू मेक अ 0.12 ohm resistor, she has some copper wire of 0.80 millimeter diameter, resistivity दे रखी है और बताना है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। बहुत इजी सवाल है बच्चों, 3 मार्क का क्वेश्चन था आपके, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि आपको इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बताना है पहले वाले में, और बाकी सारी डिटेल्स आपको दी हुई है, ठीक है। डिटेल्स क्या क्या दी हुई है, कॉपर वायर का आपको दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर इज नथिंग बट r/2, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, रेडियस इज नथिंग बट डायमीटर/2, ठीक है। और आपको दिया हुआ है 0.12 ओम रजिस्टर, ठीक है। ये आपको ऑब्टेन करना है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है जो आपको चाहिए। बहुत बढ़िया। आगे दिया हुआ है रेजिस्टिविटी, यानी कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि आपको जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज नथिंग बट ρl/a, बिकॉज इन दिस यू हैव गिवन ऑलरेडी the value of r, you have given already the value of rho, आपको डायमीटर भी दिया हुआ है, ठीक है, और आपको l नहीं दिया हुआ और आपको एरिया भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन डायमीटर दिया हुआ है। तो क्लियरली आपको पहले क्या करना पड़ेगा इस सवाल में, आपको पहले निकालना पड़ेगा बच्चों एरिया, दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। जब आप एरिया निकाल लेंगे तो आप इस एरिया को पुट करके इस फॉर्मूला में लेंथ भी निकाल सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन इज आस्किंग द सेम थिंग, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर द 0.12 ओम रजिस्टर। तो हमें क्लियर हो गया रोड मैप हमारा कि हमें करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया। एरिया इज नथिंग बट πr²। क्रॉस सेक्शन एक सर्कल होता है वायर का, ये पता होना चाहिए आपको। जब भी आप एक वायर पे क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो क्या निकल के आएगा, एक सर्कल निकल के आएगा। सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस आप निकाल सकते हैं। दिस विल बी पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर। सेम थिंग, सारी वैल्यूज हमने पुट करी यहाँ पे, इसको सॉल्व किया फर्दर, दिस विल कम आउट एज
5.024 into 10 to the power minus 7 meter square. This will be your area of the cross section. ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड आपसे पूछा था लेंथ। परफेक्ट तरीका है लेंथ निकालने का कि आपने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया इस फॉर्मूले में। r इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो आपको ऑलरेडी पता था, r आपको पता है आपको कितने ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, और एरिया आपने अभी अभी निकाला है। सारी वैल्यूज पुट कीजिए, l की वैल्यू आपका निकल के आएगा 3.33 मीटर्स। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन भी एक एस्पेक्ट है जिसमें कि आप गलती कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन सही करने का तरीका क्या है कि जैसे ही आप एक कैलकुलेशन करें, आप नोट करें उसके ऊपर वाली लाइन इमीडिएटली। ठीक है, ये आपकी आदत में आ जाना चाहिए। जस्ट इफ इट बिकम्स योर हैबिट इट विल बी इजियर। अदरवाइज तो ये बहुत टाइम टेकिंग लगेगा आपको इनिशियली, लेकिन अगर आपकी हैबिट में आ गया ये कि आप जैसे ही एक इक्वेशन लिख रहे हैं या एक लाइन लिख रहे हैं, उसके ऊपर वाली लाइन आप एक ग्लांस पे बिल्कुल जल्दी से देख लें। ठीक है, तो आप एक बड़ी कैलकुलेशन को गलत करने से बच सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट, explain with reason if the student's claim is correct. Okay, so the statement has been given, magnetic field lines are shown in the given diagram. A student makes a statement that the magnetic field at x is stronger than y. x पे magnetic field जो है वो y से stronger है, ऐसा claim करता है एक बच्चा, एक student। क्या वो सही बोल रहा है? क्या ये बच्चा सही बात बोलता है? पता करते हैं आगे। कैसे पता करेंगे भाई? Explain with reason if the student claim is correct. तो हमको पता है कि आपका जो बार मैग्नेट है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, उसके पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं। आई होप ये आपको पता हो कि एक बार मैग्नेट के पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बहुत ज्यादा होती हैं, वहीं से इनिशिएट होती हैं एक जगह से और वहीं पे टर्मिनेट होती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो सिंस आप देख सकते हैं कि एक्स पॉइंट आपका बिल्कुल नियर बाई है आपके नॉर्थ पोल के या किसी भी पोल के यहाँ पे फॉर दैट मैटर, और वाई पॉइंट जो है आपका वो दूर है पोल से, तो आप क्लियरली इसको डिड्यूस कर सकते हैं कि एक्स पे ज्यादा हो गई आपकी क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत अच्छे, तो ए ऑप्शन आपका क्लियर हो गया है, वाई दिस क्लेम ऑफ द स्टूडेंट इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन, ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत अच्छे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मार्क करने का तरीका बड़ा आसान है बच्चों, आपके लिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है। देखिए, आपको पता है कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पे जाके एग्जिट करती हैं, राइट? ये सबको याद रखना है। नॉर्थ से चालू होती हैं और कंटिन्यूसली जाके साउथ पे एग्जिट करती हैं। अच्छा, एक और चीज, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से स्टार्ट हुई और साउथ पे जाके खत्म हो गई। आपको एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दैट दे आर कंटिन्यूअस। दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन व्हिच इज स्टार्टिंग originating from north and exiting in south will inside the magnet travel from south to north। तो साउथ से नॉर्थ जाती है मैग्नेट के अंदर, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा साउथ से नॉर्थ का। तो ये करेक्ट एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, डायग्राम हो गया आपका इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल बेस्ड है एक डायग्राम पे, एक स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि आपको कुछ चीजें बताई हुई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट लुक्स लाइक अ कैमरा, एक DSLR कैमरा टाइप कुछ दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, कैसा कैमरा है ये तो बताएंगे ये, और इस पे बेस्ड एक आपको छोटा सा इन्होंने डायग्राम दे रखा है, स्कीमेटिक डायग्राम या फिर रे डायग्राम जैसा कुछ आप बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेंस दिया हुआ है, और इससे बनी वाली इमेज दी हुई है जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है ना। ऑब्जेक्ट की एक इन्वर्टेड इमेज बना रहा है लेंस, और लेंस भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। अगर ये मेंशन करते हैं तो अच्छी बात है, वरना ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा दिख रहा है, ये आपको पहली बार में देखने पे पता चल गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। The above image is that of a digital single lens reflector DSLR camera, which are used to take high resolution photographs by professional photographers. The second image of above two is a schematic diagram of how an image is formed on the sensor of the camera. Based on your understanding of the lenses, answer the following questions. Okay, DSLR जैसा कि मैंने आपको बोला दिया हुआ है यहाँ पे, और उसी के बारे में बात हो रही है। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस पे बेस्ड, जो आपको सॉल्व करने हैं, वो हम देखते हैं। What type of lens is used in the
DSLR कैमरा शोन इन द इमेज? बहुत ही आसान सवाल। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। बहुत ही क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको देख के, राइट? आगे चलते हैं। What type of image is formed by the sensor? कैसा इमेज है बताइए? राइट साइड में बन रहा है, वर्चुअल इमेज तो नहीं है, राइट साइड में बन रहा है, क्योंकि आप इसको स्क्रीन पे भी ऑब्टेन करना चाहते हैं, आप कैमरा यूज कर रहे हैं, तो यहां से भी पता चलता है, और राइट साइड में बन रहा है लेंस के, इससे भी पता चल रहा है कि एक रियल इमेज है। दूसरी चीज, इन्वर्टेड इमेज है, उल्टा बना हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका इरेक्ट है, क्लियरली आप देख सकते हैं, और उसका उल्टा इमेज आपने ऑब्टेन किया है, तो इट्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। परफेक्ट। चलिए, कॉन्वेक्स लेंस एंड रियल एंड इन्वर्टेड। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या जानना चाहते हैं हमसे भाई? अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट सी और डी। सी और डी दोनों में से एक पार्ट आपको करने थे, हम दोनों सॉल्व करते हैं आपके लिए। कौन सा आपसे पूछा जा रहा है? A photographer is using a DSLR camera with a lens of focal length f equals to 50 mm to take a close-up photograph of a small object. बहुत बढ़िया। आपको इसमें दे रखी है इन्होंने कुछ डिटेल्स, ठीक है, जो आपका DSLR कैमरा है, which is using a convex lens apparently and obtaining a real and inverted image, is furthermore detailed by few, you can say, values. ठीक है, क्या क्या दी हुई है? फोकल लेंथ आपकी दी हुई है 50 mm कॉन्वेक्स लेंस की। एक क्लोजअप फोटोग्राफ आपको लेना है छोटे से ऑब्जेक्ट का। द लेंस प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑनटू द कैमरा सेंसर दैट इज लोकेटेड 60 mm बिहाइंड द लेंस। जो लेंस है वो एक इमेज बनाता है कैमरा सेंसर में जो कि 60 mm पीछे है, 60 mm पीछे है। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो दिस मेक सेंस। कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। बहुत बढ़िया, यानी कि आपको f दिया हुआ है, v दिया हुआ है और u पूछा जा रहा है। f दिया हुआ है, v दिया हुआ है और u पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो डेफिनेटली यू कैन यूज द लेंस फॉर्मूला। परफेक्ट। फोकल लेंथ विल बी 50 mm, इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है तो v is 60 mm, it is also a positive value. Why? Because it is being formed by the convex lens and at the right side of the lens, right? तो ये भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। u is the object distance which we need to calculate. इस फॉर्मूला में आप पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका f भी पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1/u will be equals to कितना हो जाएगा? 1/f equals to 1/v, माइनस 1/u होता है ना, तो 1/u कितना हो जाएगा बच्चों? इसको इधर ले गए, इसको उधर ले गए, 1/v माइनस 1/f, तो 1/v इक्वल्स टू 1/60 माइनस 1/50। आपका f की जगह आपने रख दिया 50। इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर, द आंसर विल बी माइनस 1/300। 60 और 50 का एलसीएम लिया 3000 और इसके बेसिस से 50 माइनस 60 ऊपर आ गया, आंसर आया माइनस 1/300, माइनस 10/3000। सॉरी, तो द आंसर विल बी u इक्वल्स टू माइनस 300। उल्टा कर देंगे, आप इसको फ्लिप कर देंगे, तो आपका 300 mm पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। डी पार्ट सॉल्व करते हैं। फोटोग्राफर इज यूजिंग अ डीएसएलआर कैमरा टू टेक अ पिक्चर ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर की फोटो लेना चाहता है वो डीएसएलआर कैमरा से। द फ्लावर इज पोजीशनड 150 mm अवे फ्रॉम द कैमरा लेंस, यानी कि यू दिया हुआ है बच्चों माइनस 150 mm। ओके सर, the actual height of the flower is 80 mm and the image height formed on the camera sensor is measured to be 20 mm। यानी कि आपको u के साथ में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ में हाइट भी दे रखी है। किसकी हाइट दे रखी है? फ्लावर की, यानी ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट which is nothing but 80 mm and camera sensor is measured to be 20 mm। image height of image which is 20 mm। बहुत ही इजी सवाल बन जाता है ये। क्यों? क्योंकि हमें सारी डिटेल्स पता है। अब u पता है, ho पता है, hi पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट इट रिक्वायर्स, व्हिच इज द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा लेंस। फोकल लेंथ
बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि हम यूज कर सकते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इज 1/f = 1/v - 1/u। अभी जो आपने यूज किया, आपको u पता है, v आप इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज क्या साइज रखता है, यही आपका मैग्निफिकेशन बताता है, उसका डेफिनेशन होता है। तो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ये आपको दोनों पता है। आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। इमेज हाइट इज -20 mm एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज 80 mm। व्हाई? बिकॉज बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस वी आर ऑब्टेनिंग एन इन्वर्टेड इमेज। और हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर आपकी इमेज बनती है तो वो नेगेटिव होती है, और ऊपर बनती है तो पॉजिटिव होती है। एंड सिंस योर फ्लावर इज सपोज्ड टू बी इरेक्ट, is supposed to be a positive value 80 mm and image height is inverted, so it is -20 mm as it is। आप पुट करेंगे मैग्निफिकेशन v by u होता है, आपको पता है मैग्निफिकेशन इज v by u, और मैग्निफिकेशन फॉर a lens and for in terms of height it is image height upon object height। तो आपने पहले हाइट के बेसिस पे निकाला -1/4 which is your magnification। furthermore मैग्निफिकेशन आया 0.25 mm नेगेटिव साइन के साथ में, ठीक है। और इसको हम यूज कर लेंगे अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे p by u वाले फॉर्मूला के साथ में v निकालने के लिए, इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए। हमने निकाला यहां से इमेज डिस्टेंस, क्या हो जाएगा ये? v विल बी इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय u। इधर ले गए ना, LHS में ले गए, बहुत इजी है ना। तो ये आ गया आपका v इक्वल्स टू 37.5 mm, क्योंकि आपका m भी नेगेटिव वैल्यू वाला था और u भी नेगेटिव वैल्यू वाला था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू, which is nothing but 37.5 millimeters। Now the positive value itself shows that it's an image which is obtained by a convex lens। कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है इसलिए पॉजिटिव इमेज बन रही है, पॉजिटिव वैल्यू की इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये आपको चेक देने हैं खुद को बीच बीच में। 37.5 mm जो है आपका पॉजिटिव वैल्यू है, लेंस फॉर्मूला। अच्छा, v निकल गया है पर अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है। अभी हमारा v का आंसर आया है जो कि हमें चाहिए था निकालने के लिए, क्या? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u, ठीक है। ये हो जाएगा 1/f = 1/37.5। v की जगह वैल्यू रखी और u की जगह नेगेटिव ऑफ -150 रखा हमने, जो कि पॉजिटिव बन जाएगा माइनस और माइनस साइन से, है ना, -150 mm, ठीक है। कन्वर्टिंग टू अ कॉमन डिनोमिनेटर, सॉरी, आपका आंसर आ जाएगा 1/30 which is nothing but 30 mm। अगेन यू कैन चेक इफ द आंसर इज करेक्ट और नॉट। मैग्नीट्यूड या वैल्यू आप चेक कर नहीं पाए या कर पाए, पर आप साइन के साथ जरूर देख सकते हैं कि बात सही है या गलत, ठीक है। तो साइन आपका पॉजिटिव आया तो फोकल लेंथ क्या होगी भाई? 30 mm हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, एक सर्किट दिया हुआ है बच्चों। इन दिस सर्किट इट हैज बीन गिवन यू दैट अ बैटरी इज देयर, a voltmeter is connected। Now this voltmeter must be connected to the 100 ohm battery, and then there are two resistors which are connected in parallel, 25 ohm और 25 ohm, और इसके साथ एक V2 आप कनेक्टेड है पोटेंशियल, एक और वोल्टमीटर, सॉरी, राइट। नाउ अब आप क्लियरली समझ चुके हैं कि अगर दो सेम वैल्यू के रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आपको उनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बोल सकते हैं एक्सपीरियंस से अपने के 25 का आप आधा कर दो और that would be your equivalent resistance of these two parallel resistor which is nothing but 12.5 ohm, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं। The power dissipation in the 100 ohm resistor is 81 watt। Calculate the first part, current in the circuit। अब पावर डिसिपेटेड है 100 ohm वाले रजिस्टर में 81 वॉट की, 81 नॉट ओम, वॉट की, ठीक है। तो आपको करंट बताना है सर्किट में। अब ये सिंस एक सीरीज में कनेक्शन है तो इससे जो करंट पास होगा वही करंट आपका सेम आगे भी चला जाएगा। तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पावर का? I²R। करंट निकालने के लिए आप पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं? I²R। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बच्चों, पावर के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। I²R हो गया, V² डिवाइडेड बाय R हो गया, है ना, एंड V मल्टीप्लाई बाय R, सॉरी V मल्टीप्लाई बाय I एज वेल। सारे फॉर्मूले अगर आपको हैंडी होंगे, याद होंगे, then it will be easier for you to calculate faster।
ओके चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। पावर अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस इज 81 वॉट। पी की जगह 81 रखा, आई निकालना है हमें आई स्क्वायर, और आर की जगह हमने रख दिया 100। ये 81/100 गया, आई स्क्वायर इक्वल टू 81/100 है। दोनों तरफ अंडर रूट अगर हम ले लेते हैं तो ये तो हो जाएगा आई, और इस पे अंडर रूट लेंगे तो 81 का अंडर रूट हो जाता है 9 और 100 का हो जाता है 10। बहुत इजी है। दिस विल बी 9/10 और 0.9 एम्पियर। दिस विल बी द करंट अक्रॉस द सर्किट। अगेन आप बोलेंगे सर ये हमने एक रजिस्टर पे निकाला है, हम इसको करंट कैसे सर्किट में बोल दे रहे हैं? क्योंकि वो कनेक्टेड है सीरीज में। अगर आपका सीरीज में दो रजिस्टर कनेक्ट होते हैं एक सर्किट में, तो इस रजिस्टर से, पहले रजिस्टर से जितना करंट फ्लो हो रहा है वो सेम करंट आपका दूसरे से भी फ्लो होता है, और आपके सर्किट में भी वही करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आई होप आपको पता होगी बात। आगे चलते हैं। वोल्टेज अक्रॉस द 25 ओम रेजिस्टर्स V2 इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। अब आपको सेकंड ऑप्शन निकालना है। सेकंड ऑप्शन आपका क्या पूछ रहा है? द रीडिंग इन द वोल्टमीटर V2। V2 की रीडिंग पूछना चाह रहा है आपसे। सेकंड ऑप्शन आपसे पूछना चाह रहा है V2 की रीडिंग। अब V2 की रीडिंग क्या हो जाएगी? दो 25 ओम की रजिस्टर है, तो इन पे कितना आपका पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैसे आप निकालेंगे? पहले आप इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालें, जो आप निकाल चुके हैं। And V equals to IR is your formula, your Ohm's law, which you can easily help you find the V, voltage और potential drop। कितना हो जाएगा भाई? V equals to I into R। I आपको पता है, जितना I यहाँ है वहीं उतना ही I यहाँ पे होगा। R equivalent आपको पता है। चलिए क्या आंसर आ जाएगा? R equivalent निकाल लिया 12.5, V क्या आ जाएगा? 0.9 एम्पियर। I multiply by that R equivalent, which is nothing but 11.25 वोल्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट इसका। द रीडिंग इन द वोल्टमीटर V1। V1 पे कितनी रीडिंग आएगी सर? V1 आपका 100 ओम वाले से कनेक्टेड है। V1 पे कितनी रीडिंग आएगी ये कैसे पता चलेगा? वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम से। तो V100 कितना हो जाएगा? IR which is nothing but 0.9 into 100 which is 90 वोल्ट। 90 वोल्ट सॉरी। V1 आपका हो जाएगा, सॉरी V1 आपका कनेक्टेड है बैटरी से। ठीक है, V1 आपका कनेक्टेड है बैटरी से। तो V1 अगर आपका बैटरी से कनेक्टेड है तो आपका V1 निकालने के लिए आपको 100 ओम पे निकालना है वोल्टेज, और इन दोनों पे जो आपने V2 का वैल्यू निकाला है वो निकालना है और ऐड कर देना है। ठीक है, या फिर एक और तरीका है V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। I तो आप निकाल चुके हैं, सेम करंट फ्लो होगा सर सर्किट में। R इक्विवेलेंट भी आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का, इसका नहीं, इसका तो निकल गया 12.5 और 100 दिया हुआ है, जो कि दोनों सीरीज में कितना हो जाएंगे? 112.5। तो V इक्वल्स टू आई आर 0.9 इंटू 112.5 से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। या फिर एक और तरीका क्या है कि आप 100 ओम वाले के अक्रॉस निकाल लीजिए। V इक्वल्स टू आई आर से 0.9 इंटू 100 90 वोल्ट, और इसमें ऐड कर दीजिए जो आपने पहले निकाला है पैरेलल वाले रजिस्टर्स का 11.25। दोनों को ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 101.25 वोल्ट इज योर आंसर। चलिए आगे चलते हैं, बी पार्ट करते हैं इसका। दूसरा जो ऑप्शन में आपका क्वेश्चन था वो दिया हुआ है, इसमें आपको 240 वोल्ट का आपको यहाँ पे दिया हुआ है वोल्टेज, और तीन कीज लगाई हुई है S1 S2 S3, तीन स्विचेस लगाए हुए हैं। A B और C तीन आपके दिए हुए हैं इन्होंने रजिस्टर्स, हीटिंग एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो आप उनको रजिस्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स को। ठीक है, सवाल पूछ रहा है आपसे, अच्छा पावर भी दी हुई है। ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड एज 1.2 किलोवाट। हर हीटिंग एलिमेंट की आपको पावर रेटेड दी हुई है 1.2 किलोवाट। ठीक है, 1.2 into 10 to the power 3 वोल्ट्स। फर्स्ट ऑप्शन करते हैं इसमें। अगर 240 वोल्ट की सप्लाई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। रेजिस्टेंस निकालना है आपको एक हीटिंग एलिमेंट का। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई? P equals to V square upon R। Power is nothing but equals to V square upon R। V आपको पता है 240 वोल्ट पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, और R सबका आपको दिया हुआ है कितना? पावर सबका आपको पता है दिया हुआ है कितना? 1200 या फिर 1.2 किलोवाट। इससे आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा which is 48 ओम। ये आपका सेम रहेगा सारे हीटिंग एलिमेंट्स का, क्योंकि सबका रेटेड पावर सेम है, सब पे वोल्टेज जो आपने ड्रॉप, सबका जो वोल्टेज सप्लाई है वो 240 वोल्ट से है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऑप्शन
आपका सॉल्व हो चुका है। अगला सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। केवल S1 और S3 क्लोज होगा, यानी कि ये वाला आपने क्लोज कर दिया और ये वाला आपने क्लोज कर दिया, तो आपको बताना है कि करंट कितना होगा हर रजिस्टर में। तो उसको थोड़ा समझते हैं, एनालाइज करते हैं। अगर यहाँ पे आपका पावर सप्लाई है, बैटरी है, तो यहाँ से आपका जब करंट फ्लो होना चालू होगा बच्चों, तो ये करंट आपका यहाँ पे भी जाएगा। अगर ये स्विच क्लोज होता तो यहाँ पे भी जाता और यहाँ पे भी जाएगा, क्योंकि ये स्विच क्लोज है। लेकिन अभी S2 क्लोज नहीं है तो यहाँ नहीं जाएगा। तो अगर ये केस है बच्चों, तो आपका A और B सीरीज में हो जाएगा फर्स्ट केस में, सेकंड केस में सॉरी, जब आपका S1 एंड S3 क्लोज हो पर S2 क्लोज नहीं हो, क्योंकि यहां से करंट नहीं जाएगा, तो जो करंट B में जा रहा है फॉर दैट मैटर, वो A में भी सेम करंट पास हो जाएगा सर्किट कंप्लीट करते हुए। ठीक है, तो आपका A और B कनेक्ट हो गए सीरीज में, अगर आपने S2 बंद किया हुआ है। सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज। ठीक है, तो अगर S1 एंड S3 क्लोज है तो C में करंट हम निकाल सकते हैं V इक्वल्स टू IR से, ओम्स लॉ। करंट इन C कौन सा है आपका बच्चों? ये वाला। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट हो गए ना अभी ये, तो आप C में करंट निकाल लो, किसी भी एक में निकालने के लिए बोला है आपको। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा भाई? I इक्वल्स टू V अपॉन R। 240 वोल्ट आपका सप्लाई है, 48 ओम आपने अभी रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है, तो आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर विल बी योर आंसर फॉर द करंट। ठीक है, एंड करंट इन A एंड B आप निकालें अगर, तो आपका V इक्वल्स टू IR आप लगाएंगे, तो V अपॉन R आप लगाएंगे, तो 240 अपॉन 96 ओम। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका C तो इंडिविजुअली अलग से था और A और B आपके दोनों सीरीज में कनेक्टेड थे। तो A और B आपके जब सीरीज में कनेक्टेड है, तो पहले आप उसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे और फिर उसमें कितना फ्लो हो रहा है करंट आप ये निकालेंगे, क्योंकि साथ में आपके एक और रजिस्टर कनेक्टेड है C। इस बात को समझे ध्यान से। अगर आपका एक और रजिस्टर कनेक्टेड नहीं होता C, केवल A और B ही होते, तो जितना B में करंट फ्लो हो रहा होता उतना ही A में भी होता। लेकिन अभी आपका एक और कनेक्टेड है आपके साथ पैरेलल में, या आपका एक और कनेक्टेड है C उसके साथ में, A और B के साथ में। तो इस वजह से आपको पहले R इक्विवेलेंट निकालना है A और B का, और फिर आपको निकालना है I, which is nothing but 240 divided by 96 ohm, 48 plus 48 and 2.5 ampere would be your correct answer for current flowing in A and B. A and B से इतना amount of current flow हो रहा है 2.5 ampere। ठीक है, आगे चलते हैं। Power across A। अगला सवाल, calculate the power dissipated across A when S1, S2, S3 are close। अगर तीनों बंद हो जाए, अगर तीनों बंद हो जाए बच्चों, तो क्या होगा? तो अगर बेटा तीनों बंद हो जाए, तो आप ध्यान से देखो, आपका A और B जो है वो अब सीरीज में नहीं रहा है। A और B अब सीरीज में नहीं रहा है। एक कॉमन पॉइंट या कॉमन नोड से, जैसे हमने डिस्कस किया था, B कनेक्टेड है और उसी से A भी कनेक्टेड है, और एक कॉमन नोड से अब B भी कनेक्टेड है और A भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये यहाँ से भी कनेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये सीरीज में नहीं आए हैं, ये हमें बताते हैं कि ये पैरेलल में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको पावर निकालना है क्रॉस A और S1, S2, S3 क्लोज, तो आप A में क्या लिखेंगे? I स्क्वायर R यूज करेंगे आप, तो पावर हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर इंटू 48। कितना हो जाएगा पावर डिसिपेटेड अक्रॉस A? अब सिंस सारे कनेक्टेड है सेम वोल्टेज ड्रॉप पे, पैरेलल में क्या होता है? सेम वोल्टेज ड्रॉप होता है। पैरेलल कनेक्शंस में क्या होता है? सेम वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो आप A पे निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? I स्क्वायर R। ठीक है, तो सबका वोल्टेज ड्रॉप सेम हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं कितना? 5 स्क्वायर इंटू 48, which is nothing but 1.2 किलोवाट। ठीक है, 1.2 किलोवाट, that is your answer for power across A।